How many of you are aware of the pattern of this paper, alternative to practical? ओके, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पेपर पैटर्न की, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग द पेपर पैटर्न? सबसे पहले ड्यूरेशन बता दें इस पेपर का कितना होता है। सो द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज 1 आवर। तो ड्यूरेशन के साथ जो टोटल मार्क्स हैं वो लास्ट ईयर से हो गए हैं 40 मार्क्स। शाबाश। अच्छा जी, इसमें अब आपके पास यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। सही है, आपको डिफरेंट वैल्यूज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और फिर उसके हिसाब से आपको कहीं पर ग्राफ प्लॉट करवाया जाएगा, कहीं पर आपसे एनालिसिस करवाया जाएगा, कहीं आपसे एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इसमें टोटल 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें, और वो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर लें, और एक लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग का होता है जिसमें बच्चे नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इस तरह से यू कैन इजीली गेट 21 मार्क्स आउट ऑफ 40। सही है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, यू कैन इजीली स्कोर इट। तो यू कैन स्कोर अ गुड ग्रेड इन P4 एज वेल। ठीक है, इफ़ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल्स की, तो इन दिस क्वेश्चन पेपर यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बट यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एन एक्सपेरिमेंट। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और क्या आपसे पूछा जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बेटे आपसे पूछा जा सकता है कि मींस आपसे प्लान करवाया जा सकता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यू मस्ट नो कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, एंड इफ इट इज अ सॉलिड, तो हाउ आर यू गोइंग टू मेजर इट? एनीवन? If you have to measure the volume of a substance, how are you going to measure it? वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? सर वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। अच्छा जी, एक सॉलिड का? तो इरेगुलर शेप्स के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं और रेगुलर के लिए उनके डायमेंशंस देख सकते हैं। जी, अच्छा, डायमेंशन अगर मैं कहूँ कि एक क्यूब है, तो हाउ आर यू गोइंग टू मेजर इट्स वॉल्यूम? If we have a cube, so how are we going to measure its volume? एल क्यूब। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एल क्यूब को यूज करते हुए हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी कि वी मस्ट हैव टू मेजर वन ऑफ इट्स साइड। अच्छा, अब लेंथ, अब जब हम एल क्यूब की बात हुई है और लेंथ मेजर करनी है, तो कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ? कितने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े? मेजरिंग टेप, मीटर रूल। मेजरिंग टेप, मीटर रूल। अच्छा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए टेप कब यूज करेंगे, और मेजरिंग टेप कब यूज करेंगे, और मीटर रूल कब यूज करेंगे। शाबाश। माइक्रोमीटर भी से भी हम बहुत बहुत स्मॉल लेंथ्स मेजर कर सकते हैं, एंड द वर्नियर कैलिपर एज वेल।
अच्छा जी। अब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज मीटर रूल। मीटर रूल यूज करूंगा। मीटर रूल को मीटर रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी लेंथ 1 से 100 सेंटीमीटर तक होती है या 1 मीटर के बराबर होती है। So number next thing is कि अगर लेंथ व्हाट इफ द लेंथ इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा लेंथ होगी तब हम मीटर रूल यूज नहीं करेंगे। फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट वी आर गोइंग टू यूज मेजरिंग टेप। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। एक बात ये हो गई कि भाई लेंथ किस तरह से मेजर करते हैं, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए क्या यूज होता है। अच्छा, लिक्विड है, अगर लिक्विड का वॉल्यूम मुझे मेजर करना है तो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। तो हम अच्छा मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे फॉर द, हाँ शाबाश। अच्छा, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स के लिए आप फोर्स मीटर का वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर का वर्ड यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डिस्टेंसेस किससे मेजर करेंगे, शॉर्ट टाइम इंटरवल किस तरह से मेजर करेंगे। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम वी यूजुअली यूज स्टॉप वॉच। ठीक है बेटे। अच्छा जी, फिर एक्सीलरेशन इज अ ड्राइव क्वांटिटी, तो वो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद हमें पता होना चाहिए व्हाट व्हाट एल्स वी मस्ट नो। हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए दो वेरिएबल्स के दरमियान। सही है। जैसे आपने अभी जब एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग के कुछ बच्चों के साथ मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे उससे भी डिटेल में। तो हम आपको जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस और वायर की लेंथ में क्या रिलेशनशिप है उस वो पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है रिफ्लेक्शन का अगर एक्सपेरिमेंट आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। तो एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर। तो आपके पास स्टेशनरी पूरी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रोटेक्टर इन योर एग्जाम। कैलकुलेटर आपके पास हो, आपके पास 30 सेंटीमीटर का एटलीस्ट मीटर रूल हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का रख लेना, ग्राफ वगैरह ड्राइंग में आसानी होगी। 30 सेंटीमीटर का रूलर जो आता है। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी नो दैट मास के लिए हम फिजिकल बैलेंस वगैरह यूज करते हैं। वॉल्यूम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता होना चाहिए कि कूलिंग एंड हीटिंग क्या चीज़ है एंड हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर। सही है। टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अच्छा जी। इसके बाद हम स्प्रिंग बैलेंसेस और डिफरेंट बैलेंसेस हम कैसे यूज करते हैं। टाइमिंग मोशन और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ पेंडुलम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। एक मेरे पास पेंडुलम मौजूद है एंड इस पेंडुलम को मैं फॉर एग्जांपल इफ आई मूव इट ऑन वन साइड एंड इफ आई रिलीज इट इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। सही है। जब एक ऑसिलेशन पास हो जाए उसके बाद आई विल मेजर द टाइम पीरियड फॉर 10 ऑसिलेशन, नॉट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सही है। लेकिन इस केस के अंदर बेटे हम एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं निकालते डायरेक्ट, हम 10 ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे टू मिनिमाइज द एरर, टू रिड्यूस द एरर, टू गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग। इज दैट क्लियर? सही है। अच्छा, अब जब अगर हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, सही है, यानी कि लाइट लेंसेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास उसमें आप ऑप्टिक पिन्स होनी चाहिए आपके पास, जो आपने ऑल पिन्स देखी होंगी। आपके पास मिरर्स होने चाहिए, प्रिज्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेंसेज, ग्लास, perspex ब्लॉक, यानी कि वो जो आप लोगों ने अगर रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो तो यू माइट हैव सीन द ब्लॉक्स टू ऑब्जर्व द रिफ्रैक्शन। सही है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स भी, सेमी सर्कुलर ब्लॉक्स भी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें द लाइट कैन पास थ्रू इट।
ट्रांसल्यूसेंट इज अ मिड वे, सही है, दोनों के दरमियान, और पैक में लाइट पास नहीं होती है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है कि सिंपल apparatus इन सिचुएशंस वेयर द मेथड में नॉट बी फेमिलर टू द कैंडिडेट। अच्छा, लेकिन उसमें apparatus के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर P4 जिनके बारे में आपने देखना है, पढ़ना है, समझना है, जिनसे यूजुअली पास पेपर्स से देखा गया है कि ये इन्हीं पेपर्स में से, इन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, एक द फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, डिफॉर्मेशन और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, वेव्स में वाटर वेव्स आ जाता है, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, लाइट एंड लेंसेज, लाइट, और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये स्टार वाले। मेजरमेंट का लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मेजरमेंट के साथ साथ काइनेमैटिक्स का सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आप कह लें, बट मैं इसकी तरफ जाऊंगा नहीं। थर्मल फिजिक्स का लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाइट एंड लेंसेज का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और इलेक्ट्रिसिटी का लाजमी क्वेश्चन आता है। अभी जब मैं पास पेपर खोलूंगा तो यू विल सी कि भाई आपके पास इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हुए होंगे। इज दैट क्लियर? अभी मैंने जितनी ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ी थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, इसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस टॉपिक जो अभी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, समराइज किए हैं, इन टॉपिक के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आया होगा, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास इसको छोड़ देते हैं हम, जो प्लानिंग एक्सपेरिमेंट वो करेंगे हम, उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इसको भी छोड़ दें, लिमिट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ग्राफ। मैंने आप लोगों को बताया बेटे ग्राफ का क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सही है। ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है बेटे, उसमें ग्राफ का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन 4 मार्क के क्वेश्चन में जो आपका पहला मार्क होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो आपका इस इन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला मार्क होता है वो आपके पास एक्सेस विद करेक्ट यूनिट्स लेबल। अगर आपने लेबल कर दिए हैं एक्सेस विद देयर करेक्ट यूनिट्स तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड मार्क आपको मिलता है लीनियर डिवीजन। लीनियर डिवीजन का मतलब बताएंगे आप लोग? लीनियर स्केल का वर्ड या लीनियर स्केल डिवीजन? कि एक एक्सेस पे वन स्मॉल बॉक्स कितनी यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, लीनियर का मतलब इसमें क्या होगा? मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, 1 2 3 4 5, 5 पर 1 यूनिट लिया, तो क्या मैं 1 2 3, क्या अगला यूनिट अगर मैं 4 के बराबर ले लूं, क्या ये स्केल लीनियर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, इट्स नॉट अ लीनियर स्केल। तो बच्चे जल्दी जल्दी में ये वाली मिस्टेक कर जाते हैं। अगर स्केल लीनियर नहीं हुआ तो 1 मार्क बेटे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। फिर थर्ड मार्क आपको मिलता है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। अगर आपने जो पॉइंट्स आपके टेबल में गिवन है, अगर आपने वही पॉइंट प्लॉट किए हैं तो आपको 1 मार्क उसका मिल जाएगा। एंड इन द एंड यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ और कर्व ऑफ बेस्ट फिट। ये कैसे ड्रॉ करते हैं इसको भी हम आज सीख लेंगे, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम के 4 नंबर किस चीज के होते हैं? सेम गैप, शाबाश। अच्छा जी, जब आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो तो योर पॉइंट्स शुड बी ईदर अ प्लस साइन, सही है, अ क्रॉस साइन, प्लस साइन हो, क्रॉस साइन हो, या इन सर्कल डॉट हो, सही है, या फिर आपके पास सिर्फ आप डॉट यूज ना कीजिएगा, ज्यादातर बच्चे डॉट यूज करते हैं। अच्छा, अब डॉट यूज करने में नुकसान क्या है कि मैं काउंटिंग के लिए भी डॉट्स यूज कर रहा हूँ, काउंटिंग के लिए भी डॉट यूज कर रहा हूँ, और मैं अपने पॉइंट प्लॉटिंग के लिए भी डॉट यूज कर रहा हूँ। तो फिर होता क्या है कि जब मैं काउंट करते करते वहां तक पहुंचा तो मैं उस
पॉइंट को प्लॉट करिए, आप पॉइंट मिक्स हो जाते हैं। अब जब मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बताता हूँ तो मिस्टेक करने के चांस होते हैं, इसलिए इधर यू आर गोइंग टू प्लस ड्रॉ प्लस अक्रॉस और एन सर्कल डॉट। सही है, आप ड्रॉ कर सकते हैं हर पॉइंट विद एन एक्यूरेसी ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑन द ग्रिड, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स। अगर ये एक बॉक्स है तो इसके आधे बॉक्स तक की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो लाइन बनाएंगे वो थिन लाइन होनी चाहिए, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। ठीक है, और लाइन डबल नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक लाइन जैसे यहाँ से एंड हुई और दूसरी लाइन आपने इस तरह से बना ली। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट एल्स डू वी हैव। अच्छा जी, आपका जो ग्राफ का एरिया है, द ग्राफ एरिया शुड बी 75% कवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा ग्राफ एरिया है मेरे पास, सॉरी, अगर मेरे पास इतना बड़ा ग्राफ एरिया है, ठीक है, और मेरा ग्राफ सिर्फ इतनी से एरिया में खत्म हो गया, ठीक है, तो मेरे पास देखो बाकी द रेस्ट ऑफ द एरिया इज एम्प्टी। सही है, तो मोर देन 70% आपका एरिया कवर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? 50% से ज्यादा हो, यूं समझ लो 50, इट शुड बी मोर देन 50%। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज ये आपके पास आप ग्रेडियंट निकालने के लिए भी कहा जाता है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट? इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, ग्रेडियंट निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला बता दीजिए। Change in y upon change in x. ओके, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, शाबाश। दूसरी चीज ये कि बेटे जब भी आप पॉइंट प्लॉट करेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पॉइंट आर लाइंग ऑन दैट लाइन। सही है, ज्यादातर पॉइंट जो है वो उस लाइन के ऊपर आ जाएं, अगर वो उस पर एग्जिस्ट करते हैं वेल एंड गुड, अगर एक आध पॉइंट मिसफिट होता है तो देयर इज नो इशू। क्लियर हो गई बात? So I am directly starting the practice of this paper from a question paper of 2023. This from paper 4 variant 2. वेरिएंट 1 कर लेते हैं हम, वेरिएंट 2 में कुछ बच्चों को करा चुका हूँ, तो फिर थोड़ा सा इशू आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी बातों को वेरीफाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहली बात, ये पेपर 1 आर का है, पेपर 4 वेरिएंट 1, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 40। ठीक है, दूसरी बात, पहला क्वेश्चन आ गया, देखो थर्मल हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये थर्मल फिजिक्स से आ गया। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा क्वेश्चन, आपको एम मीटर वगैरह यहाँ पे नजर आ रहा है, वोल्ट मीटर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, सर्किट से। ठीक है बेटे, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है फ्रॉम मास को इन्वेस्टिगेट करा, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट्स। मैं इसको मास वेट एंड डेंसिटी से अलग काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, स्टॉप वॉच वगैरह भी दी हुई है, डिफरेंट टाइम्स दिए हुए हैं, और ये आपको रीडिंग दी हुई है। तो बेटा देखो, ये डैश जो डली हुई होती है, इसमें आपको कहा जाता है कंप्लीट द टेबल, तो इसमें याद रखिएगा आपको यू हैव टू यूज द यूनिट्स। इज दैट क्लियर? आपको यूनिट्स लिखनी होती हैं, करेक्ट यूनिट्स। आर यू ऑल विद मी? लास्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग से, और ये किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं।
Let's start from question number 1. So the question number 1 says a student investigates specific heat capacity. तो ये specific heat capacity को वो investigate कर रहा है. He puts 25 centimeter cube of water in a beaker. So ये 25 centimeter cube उसने पानी लिया है जो कि beaker के अंदर add किया है. The thermometer in figure 11.1 shows the temperature θ1 of the water. Initial temperature ये measure कर रहा है और यहाँ पे मुझे देख के बताएं initial temperature कितना है. Anyone? 17. दोबारा देखो. 18. It's 18 degrees Celsius. 15, 16, 17 and 18. 18 डिग्री सेल्सियस. अच्छा डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो 18 लिखना काफी है. अच्छा अब ये कहना है द टीचर हैज प्लेस्ड some mass 50 gram masses in the boiling water. Each mass has been tied to a string. हर मास को स्ट्रिंग से टाइट किया गया. The student takes the beaker of water to where the masses are in boiling water. सही है. स्टूडेंट ने क्या किया बीकर लिया है जिसके अंदर अच्छा मासिस को बॉइलिंग वाटर के अंदर इन्होंने डाला हुआ था. ठीक है. He uses the string to remove one mass from boiling water and place it carefully into the beaker as shown in figure 1.2. और उसने boiling water में से इस मेटल के मास को निकाल कर कहाँ डाल दिया बीकर के अंदर डाल दिया. सही है. जिसका इनिशियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था. He then returns to his work station and replaces the thermometer in the beaker. सही है. थर्मोमीटर को रिप्लेस करता है और अब यू कैन सी द रीडिंग. व्हाट इज द न्यू रीडिंग? 26. 26. आपसे कह रहे हैं θ2 माइनस θ1 निकालें. θ1 was 18. 26 minus 18. So it is 8 degrees Celsius. Is that clear? अच्छा जी. Describe how to ensure that θ2 is measured as accurately as possible. टेम्परेचर की देखो ये अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जितने भी पेपर्स आए ये बात याद होनी चाहिए आपको. ठीक है. आप टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कैसे कर सकते हैं? एनीवन? इंसुलेटेड एरिया में. इंसुलेटेड एरिया में. इंसुलेटेड एरिया में. ये तो पानी का थर्मोमीटर वो पानी का टेम्परेचर निकाल रहे थे हम लोग. इंसुलेट कैसे करेंगे पानी को? क्वेश्चन रिपीट कर दें. आपके सामने लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ टू इंश्योर दैट θ2 इज मेजर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की बात अगर आ जाए तो ये कह रहे हैं कि आप मेजरमेंट कर चुके हैं. आप इंश्योर किस तरह से करेंगे कि मेजर यानी कि यू डू नॉट नीड टू चेंज द एपरेटस. एवरेज निकालेंगे ना फिर. बहुत सारी दफा उसको लेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे. लाइन ऑफ साइट सीधी होनी चाहिए परपेंडिकुलर. देखो इसके ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज पैरेलैक्स एरर. ठीक है. पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि आपकी लाइन ऑफ साइट डिवीजन के साथ पैरेलल ना हो. आप इंक्लाइंड हो डिक्लाइंड हो किसी और लेवल से आप देख रहे हो तो यू कैन मेक दिस एरर. बात समझ आ रही है? तो यू आर गोइंग टू इंश्योर
कि आप एक्यूरेट रीडिंग ऐसे लेंगे कि योर लाइन ऑफ साइट इन शुड बी इन लाइन विद योर लाइन ऑफ साइट शुड बी इन लाइन विद द डिवीजन। सही है, पहली बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन दिस केस। सही है। सो अच्छा, अगर थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को मैं फौरन पानी में डाल दूं और फौरन ही बाहर निकाल लूं, तो विल वी बी एबल टू मेजर द टेम्परेचर एक्यूरेटली? नहीं। दूसरी चीज ये कि अभी मैंने वो मास डाला ही था, आई हैव जस्ट एडिड दैट मास विच वाज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर, और उसको मैंने डाला ही और फौरन थर्मोमीटर डाल के मैं रीडिंग लेने लग गया। क्या हीट ट्रांसफर हो चुकी होगी थ्रू आउट द लिक्विड? नो। मेरे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं आप? एक हमने बात की यहाँ पे पैरेलैक्स एरर वाली, दूसरी हमने बात की यूनिफॉर्म टेम्परेचर वाली। सही है कि प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, इट मींस दैट वी हैव टू स्टीयर दैट लिक्विड, राइट। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि वी शुड गिव सम टाइम। सही है, जिससे जो है ताकि टेम्परेचर वी कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम द थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर जो है वो ही रीडिंग ले ले। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड थिंग इज कि थर्मोमीटर का बल्ब बीकर को टच ना करे, बिकॉज वी आर नॉट मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बीकर। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात की? अच्छा, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ 2 डिटेल्स जितनी है, बाकी सारी डिटेल्स आपके यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात हमने कर ली स्टीयरिंग की, दूसरी बात हमने कर ली कि आपका जो थर्मोमीटर है make sure that the thermometer is not in contact with the beaker, with the base of the beaker. अच्छा, what else? और क्या रह गया हमारे पास? एक सेकंड लीजिएगा। और क्या डिस्कस किया था बेटे हमने? We should give some time, right? Am I right or not? यही डिस्कस किया था ना हमने? सच्ची। The beaker is made of made from a special type of glass, suggest why it is suitable for this experiment. एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास से हमने इसको बनाया है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी किसकी मालूम कर रहे हैं? यस, अदरवाइज इट विल ब्रेक द थर्मोमीटर। नहीं नहीं, बीकर की बात करने में बेटे। बीकर ग्लास से मिलके बनी हुई है, मतलब एक स्पेशल ग्लास से मिलके बनी हुई है। अब देखो, पानी तो अल्टीमेटली हीट ही हो रहा है ना, तो देयर आर सर्टेन ग्लासेस which breaks due to heat। सही है, जो टूट जाते हैं व्हेन यू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। तो आप स्पेशल ग्लास से आपने बनाया है ताकि ये किस तरह से हेल्प करेगा हमें एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराने के लिए? डज नॉट ब्रेक। इज दैट क्लियर? दूसरी बात आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर हो जाए उस मेटल पीस से इनटू द वाटर। सही है, तो लेकिन अगर आप फिर उस वाटर से भी हीट
starts if heat starts to transfer into the environment, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट जो इंसुलेशन वाली बात आप में से किसी ने कही थी आई गेस, मुहिब आपने कही थी, आयान ने कही थी। तो इंसुलेशन वाली बात तो आप ये कह सकते हैं कि द ग्लास इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर सो दैट द हीट इज नॉट लॉस्ट इन इन द एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो हमारा हमने क्या डिस्कस किया कि वाई इट इज सूटेबल सो दैट इट डज नॉट ब्रेक। हीट रेजिस्टेंट हो। अच्छा जी, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द 50 ग्राम मास यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये 50 ग्राम मास का हमें ये निकालना है सीएम, यानी कि उस मास की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है 4.2। थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमने निकाला था 8, तो मैं आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू डायरेक्टली। 8 2 टाइम्स 100 माइनस थीटा 2 वाज 26। फिर इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। Zero point two three. 0.23 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपने। अच्छा, डिस्क्राइब टू सोर्सेस ऑफ एरर इन द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अच्छा, हम क्या कह रहे थे, हमने एक मेटल पीस जो जिसका हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली उसकी बात करना है, उसमें क्या सोर्सेज ऑफ एरर हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जल्दी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन अच्छा, अब इसमें सोर्सेज ऑफ एरर पूछे हैं और वही उसी की इम्प्रूवमेंट पूछ लिए, तो जो आप सोर्सेज ऑफ एरर पता है उसी को इम्प्रूव करके लिख दीजिएगा। सर क्वेश्चन दिखा दे इसमें। पूरा क्वेश्चन दिखा दूं? जी। सही है। हीट लॉस हो सकता है, इन्होंने कोई लेड यूज नहीं की। अच्छा, ठीक है, हीट लॉस हो सकता है इनटू द एनवायरनमेंट। अब इम्प्रूवमेंट में इसका रीजन दोगे, मतलब इसकी इम्प्रूवमेंट बताओगे कि भाई आप लेड यूज कर लो ताकि कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट एल्स? पहला सोर्स हो गया हीट लॉस। व्हाट एल्स? और इसका आपने बताया यूज ऑफ लेड। ऑन द बीकर लिपि लिख देता हूँ। हाँ जी, और क्या हो सकता है बेटा? एक तो ये सोर्स ऑफ एरर हो गया, दूसरा? मैं बता दूं, या आप लोग में से कोई बता रहा है? So can we write use of thermostatically controlled beaker for the improvement? कैसे कंट्रोल करोगे? सर इंसुलेट कर दें। इंसुलेट किसे करोगे? सर फॉइल से
सिल्वर फॉइल। अच्छा, सिल्वर फॉइल से आप वो उसको रेडिएशन को रोक सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप कि आप इंसुलेट बीकर को इंसुलेट कर दें ताकि बीकर से हीट लॉस ना हो। अ, अच्छा, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा जी, पार्ट टू में दूसरा अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो हम ना इस स्ट्रिंग से इन मासेस को टाई कर कर इस पानी में डाल देता है, राइट। ठीक है, तो इफ द वाटर इफ दैट स्ट्रिंग इज एब्जॉर्बिंग सम वाटर और एब्जॉर्बिंग सम हीट, तो अगेन पानी इस स्ट्रिंग में भी हीट जा रही है ना, बात समझ आई। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि जब आप मास को हॉट लिक्विड में से ट्रांसफर करके आप इसमें डाल लेते, इस ठंडे पानी में डाल देते, तो देयर आर चांसेस कि भाई हीट उसको शिफ्ट करने में भी हीट लॉस हो जाए एनवायरनमेंट में, ये भी सोर्स ऑफ एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो सर बीकर भी गेन करेगा ना ये। हम्म अच्छा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्ट्रिंग एब्जॉर्ब्स हीट और इट हैज सम हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉन एब्जॉर्बेंट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाते हैं। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ थर्मिस्टर यूजिंग द सर्किट इन फिगर 10 पॉइंट सॉरी 2.1। तो आपको ये दिख नजर आ रहा है, यहाँ पे ये स्विच है, कनेक्टिंग लीड्स हैं, ये एक फिक्स रेजिस्टर है, एक वोल्ट मीटर अटैच हुआ हुआ है, ये एक थर्मिस्टर है और ये एक बैटरी है, सेल से मिलके बनी हुई है। इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि स्विच, सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस को वो तो हम खैर लाइव वायर में अटैच करते हैं, लेकिन अगर डीसी सर्किट है तो स्विच को हमेशा पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बना लेता हूँ एक बैटरी। पॉजिटिव या क्या नेगेटिव, ठीक है बेटे। इसके साथ फिर क्या अटैच हुआ हुआ है, एक स्विच, ठीक है। स्विच का सर्किट सिंबल कैसा होता है, दो डॉट्स बना है और एक ऐसी स्टिक बनाना है, ठीक है बेटे। फिर स्विच के बाद क्या अटैच हुआ हुआ है, I would appreciate if you guys turn on your mic and speak. Each one of रजिस्टर। you. रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर अटैच हुआ हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एक फिक्स रजिस्टर अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। फिर उसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है मेरे पास, थर्मिस्टर विद वोल्ट मीटर इन पैरेलल। चलिए, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का सिंबल बताना। इज इट द सिंबल ऑफ थर्मिस्टर। अच्छा जी। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि आप अटैच करें, मतलब इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर, कुछ कोई चीज मिसिंग तो नहीं है इसमें।
अच्छा, अब ये 3 मार्क का है, करेक्ट सिंबल्स, करेक्ट कनेक्शन और आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, द स्टूडेंट मेजर्स, प्लीज 3 से है उसके अंदर 3 सेल्स हैं जी, जी। 3 सेल हैं, तो ये बैटरी का वर्ड यूज किया हुआ था मैंने, आई हैव ड्रॉन अ सिंबल ऑफ अ बैटरी, ठीक है। अच्छा जी, कि स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड रिकॉर्ड्स इट, उसने टेम्परेचर मेजर किया और लिख लिया, एंड दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिगर 2.3 शोज द वोल्ट मीटर VW ऑन द वोल्ट मीटर व्हेन द स्विच इज क्लोज, स्विच बंद किया मतलब स्विच क्लोज किया, क्लोज करने के बाद उन्होंने वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली। व्हाट इज द रीडिंग बेटे, कैन यू रीड द वोल्ट मीटर 2, तो मैंने लिख दिया 2.0 वोल्ट्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये कहने देर इज अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर नियर द थर्मिस्टर, आइस एंड वाटर वाली बीकर रखी हुई है, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग द टेम्परेचर मेजर्स, द स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर TC ऑफ द आइस एंड वाटर एंड रिकॉर्ड इट, और अब टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है, सो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन द बीकर ऑफ आइस एंड वाटर, इस जो आइस ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया, सॉरी वोल्ट मीटर को अब उसके अंदर आप थर्मिस्टर डाल दिया गया और वोल्ट मीटर की रीडिंग को रिकॉर्ड कर दिया गया। फिगर 5.2 shows the reading on the voltmeter when the thermistor is in the beaker of ice and water. So record the reading VC. So it is 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.9. तो वोल्टेज कितना मिला बेटे, 2.9 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर, यहाँ किसी को कोई मसला यहाँ तक? अच्छा जी, ग्रेट। अब ये कह रहे हैं कि आप एवरेज वोल्टेज निकाल लीजिए, सही है। अब एवरेज कैसे निकालें भाई, एवरेज चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, सही है, यूजिंग द इक्वेशन। तो अब मैंने यूज किया डेल्टा A V इज इक्वल टू, VC मेरा आया 2.9 और VW आया था मेरे पास 2, सही है। टेम्परेचर ऑफ वाटर पहले कितना था, 25 20 सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TW था 20 और TC है 0, तो 20 ये हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 20। बता दीजिए बेटे क्या आंसर आ रहा है, 0.045, 0.045। अच्छा, अब ये क्या है, एवरेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपने वोल्टेज को टेम्परेचर से डिवाइड करवाया है सिंपली। अगर आप देखें इसको तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, यही किया हुआ है ना इन्होंने। तो इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। तो यहाँ जो 2 मार्क्स थे वो एक राइट आंसर के थे और एक राइट यूनिट के थे जो ब्लैंक्स में थे। यूज योर आंसर टू D part 1 to predict the voltage PB। आप अपना D part 1 में जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है उसी को यूज करें टू प्रिडिक्ट वोल्टेज PB, तो ये PB across the thermistor when the thermistor is at body temperature, जब थर्मिस्टर बॉडी टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर कितना है वो गिवन है। यू मे इंश्योर अज्यूम दैट द एवरेज चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज डेल्टा VAV इज कांस्टेंट। देखो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, 0.045। क्लियर हो गई बात। तो what will be the change in temperature when what will be the temperature if it is at the body temperature, that is 37। जब 1 डिग्री चेंज होगा तो कितना चेंज आएगा, 0.045। एम आई राइट और नॉट, यही समझा ना हमने।
जो ऊपर कैलकुलेशन की है वो यही की है ना बेटे? अच्छा, अब कितना 25 से लेकर आपके पास कितना चेंज आया? ये कांस्टेंट हमारा बर्थडे में 37 तक हम पहुंच गए, ठीक है। लेट्स से अब हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आया 37 डिग्रीज। के what will be the voltage? तो 37 डिग्री सेल्सियस पर वोल्टेज निकालो कितना होगा? ये थोड़ा सा मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से थोड़ा सा गलत आंसर आते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं वही फॉर्मूला यूज करूं दैट आई हैव यूज्ड, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1.665। 1.665। जी। अच्छा। अच्छा जी, योर आंसर टू डी पार्ट वन। डी पार्ट वन वाला आंसर हमने यूज किया है। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज में इतना वो आ रहा है हमारे पास वोल्टेज। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से यूज करूं तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? चेंज इन वोल्ट एवरेज वोल्टेज वो वही है 0.045, सही है। वी सी को मैं चेंज कर लेता हूँ वी पी बी, ठीक है। वी डब्ल्यू वही है, वोल्ट वाटर के अंदर कितना था हमारे पास 2 था। टेम्परेचर आपका टी पी बी कर लेते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर था 37। इनिशियल टेम्परेचर था पानी का 20, ठीक है। टी सी 20 था, सॉरी। एक छोटा सा, अच्छा इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। फिर फॉर्मूलाज में एडिट कर लेते हैं। टी डब्ल्यू माइनस टी सी। अच्छा, डब्ल्यू बाद में और वो पहले कितना था? वी सी हमारे पास वी पी भी कर लेता हूँ उसको, माइनस वी डब्ल्यू मेरे पास हो गया था 2। टी डब्ल्यू यानी कि टेम्परेचर था मेरे पास कितना था बेटे? टी डब्ल्यू का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। और अब आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हुआ आया है वो है 37। तो 0.045 को 17 से मल्टीप्लाई करो। बेटे कीजिएगा तरह मल्टीप्लाई। 0.765। 0.765 और इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1.235। तो वी पी बी जो हमारे पास वजह है 1.235, सही है। तो 1.2 हम समझ लेते हैं, ठीक है बेटे। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। वही फॉर्मूला देखो मैंने यूज किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने जहाँ वी पी बी वो था आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू थी, उसको चेंज करके मैंने 37 डिग्रीज वाली यूज कर लिया, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज किया। 1.665, 235 किसने कहा था? 1.665 पहले बताया था आप लोगों ने। अच्छा, अभी बताओ 1.23। आप इसको इस तरह से कर लीजिए 1.235 जो भी आ रहा था, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। The student is told that if thermistor is held between a thumb and a forefinger, सही है। थर्मिस्टर को अपना थंब और फोर फिंगर के दरमियान अगर आप इसको होल्ड करेंगे for 2 minutes,
the reading in the voltmeter VB will be the same as predicted voltage VB in D part 2, यानी रीडिंग सेम होगी। सही है। अच्छा जी, बात समझ में आ गई ना? यानी कि आपने बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू निकाली है वोल्टेज की वो, और जब आप अपने थंब और फोर फिंगर से उसको यूं होल्ड कर ले 2 to 3 मिनट्स, तो आपके पास वैल्यू सेम होगी। कह रहे हैं जो वोल्टेज की रीडिंग है वो सेम होगी। टू क्वांटिटीज आर कंसीडर टू बी इक्वल। बेटा इस चीज को भूलिएगा नहीं कि अगर आपके आंसर में 10% तक का वेरिएशन आ रहा है तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्वल। ठीक है, कि टू क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इफ देयर वैल्यूज आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर। अगर एक दूसरे का 10 मतलब उनके अंदर डिफरेंस चेंज 10% तक का है तो चलेगा। ठीक है, अगर नहीं है, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब रीडिंग्स वैलिड नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि द थर्मिस्टर इज हेल्ड between the student thumb and forefinger for 2 minutes and the student reads and records the voltage। रिकॉर्ड कर लिए वैल्यू। सही है, अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं स्टेट वेदर द स्टूडेंट्स रिजल्ट इंडिकेट वीपीबी एंड वीएबी आर इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। क्या इक्वल हैं या नहीं है? सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद अ कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसमें से देख लेता हूँ कि इसमें 10% का डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालूं भाई? कोई बताएगा आप में से? ग्रेटर माइनस लेसर। सही है, तो ग्रेटर वैल्यू होती है मेरे पास 1.234, 235 कितनी थी? 235। अच्छा, अब जो वी ए बी की वैल्यू है वो है 0.8, इनमें डिफरेंस ले लिया 0.80 डिवाइड बाय 1.235। मुझे बता दीजिए बेटे कितना डिफरेंस आ रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट अंडर 10% और 10%? व्हाट इज इट? Guys, are you with me? Can you hear me? Okay. Solve this बेटे। 35.2। तो फिर आपकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? Are they in the limit within the limits of experimental accuracy? लिमिट कितनी है एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी की? 10%, लेकिन दे आर नॉट इन, इट्स नॉट। शाबाश। तो आप यहाँ लिख देंगे कि दे आर नॉट इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी as the difference in the difference between them is almost 35%। तो आप बता दीजिएगा कि ये जो है आपके पास आर नॉट इक्वल, वी ए बी और वी पी बी आर नॉट इक्वल। क्लियर हो गई बात बेटे? अच्छा बेटे, एक एक्चुअली होता ये है कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स की वजह से वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है। सही है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर मेजर किया अभी और मैं अगर थोड़ी देर बात करूं टेम्परेचर मेजरमेंट, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है एटमॉस्फेयर की वजह से या कोई और
सर्टेन फिजिकल कंडीशंस की वजह से आपकी वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो डिफरेंस अगर 10% के अंदर अंदर है तो आप उसे इक्वल ही कंसीडर करेंगे, आप अपना रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट कंसीडर करेंगे, सही है। लेकिन अगर डिफरेंस इससे ज्यादा है, इसका मतलब आप कुछ और गलती कर रहे हैं। इज दैट सर क्लियर? 10% के अंदर है, क्या मतलब? कोई एग्जांपल अगर आप देके बता सके तो। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ था, या कभी कभी आपको ये नहीं भी दिया जाएगा। आप टेम्परेचर की मैंने एग्जांपल दी ना, टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं आप फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज की, तो आप बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस का 10% कितना होगा? यानी कि जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो 10% के अगर अंदर अंदर है, तो इट मीन्स दैट आपकी जो वैल्यूज हैं वो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी में लाई कर रही हैं, यानी कि डिफरेंस इन द रीडिंग्स। तो ये अब आपने नई रीडिंग कैलकुलेट की है, सेम कंडीशन में सब कुछ सेम रखा है, बट द नाउ द टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताइए, पहले टेम्परेचर आ रहा है 25, अब आ रहा है 28 और 30, 30 कर लेते हैं चलो। अब बताओ कितना एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, मतलब कितना परसेंटेज डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान? कैसे निकालूंगा 25 से लेके 30 के दरमियान का परसेंटेज डिफरेंस? 30 माइनस 25। 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। बता दीजिए क्या आपके पास परसेंटेज आ रही है? जी बेटे। 17%। 17%। तो इसका मतलब ये 10% से ज्यादा डिफरेंस आया है वैल्यूज में, तो आपका आंसर मींस इट इज नॉट इन विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। दोबारा बता दूं बेटे अयान, डिफरेंस जो दोनों रीडिंग, यानी कि आपने सब कुछ सेम रखा है, सारी कंडीशन सेम है, या दो डिफरेंट चीजों को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरी वैल्यूज में डिफरेंस 10% के अंदर अंदर है, तो मैं उसे इक्वल कंसीडर करूंगा, वैलिड कंसीडर करूंगा। अदरवाइज मैं कहूंगा कि नहीं, ये मींस देयर इज अ मोर देन 10% डिफरेंस, तो इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा जी। Next question, a student investigates a falling mass. The student uses the apparatus shown in figure 3.1. The bottom of the mass hanger is at a position is at a height h above the ground. सही है, ये जो मास हैंगर है, यू कैन सी कि इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो है h। अच्छा जी, एच वन फिगर 3.1। द स्टूडेंट प्लेसेस वन एंड ऑफ अ मीटर रूल ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे रख दिया, सही है, और दूसरा एंड जो है वो नियर टू द मास एंगल। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं आपसे द टॉप ऑफ द मीटर रूल इज शोन इन फिगर 3.2। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट h, ठीक है, रिकॉर्ड h कैसे रिकॉर्ड करूंगा? हाउ टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ h? एनीवन? h है क्या? हाइट। हाइट, हाइट कहाँ से कहाँ तक की है? इट इज मेंशन्ड हियर। मास हैंगर और ग्राउंड तक की। मास एंगल और ग्राउंड, शाबाश। अच्छा, अब मैं कहाँ से रीडिंग हूँ एच की? मीटर रूल तो मुझे पूरा दिखाया नहीं गया, सही है, और ये फुल स्केल डायग्राम है नहीं, तो फिर मैं कैसे मैं निकालूँ मास, सॉरी हाइट? जी, एनी आइडिया?
अब इसका जो क्लू है ना वो यहाँ पर मौजूद है। एक एंड कहाँ पे रखा हुआ है मीटर रूल का? फ्लोर पे, फ्लोर पर। और दूसरा कहाँ पर है? मास एंगर पे, मास एंगल की जो बॉटम पोजीशन है वो कहाँ पर लाई कर रही है? 1, अब जब बॉटम है मीटर रूल का, वो कहाँ पर, कौन से मार्क पर होगा? 99। 100 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। तो सो द डिफरेंस इन द रीडिंग इज 99 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir, can you explain this again? जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, ये कह रहे हैं कि मीटर रूल का एक एंड जो है ना वो बॉटम से अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और टॉप आपको दिखाया हुआ है। तो ये टॉप ये रहा। अब मीटर रूल का जो बॉटम एंड है वो नहीं दिखाया गया आपको, इस बात को समझिएगा। मीटर रूल का बॉटम एंड आपको शो नहीं किया गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो जब बॉटम एंड की बात हो रही है तो बॉटम एंड पे मार्क कौन सा होगा? जब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो बॉटम एंड कहाँ पर खत्म हो रहा होगा? 100. 100 पर। तो देख, तो अब देखें, इस मास से लेकर बॉटम एंड तक की जो हाइट है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का कितना डिफरेंस हुआ? हेलो, 99 मीटर्स। तो हमने डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब वन सोर्स ऑफ एरर व्हेन मेजरिंग एच, एच मेजर करना एंड सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस दिस एरर। सबसे पहले भाई मीटर रूल को पकड़े पकड़े रखना, इट्स नॉट इजी फॉर फॉर एनीवन। तो ये एक सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है, व्हाइल मेजरिंग द हाइट। तो सबसे बड़ा एरर यही है। डिफिकल्ट टू होल्ड मीटर रूल, और इम्प्रूवमेंट क्या है कि हमें क्लैंप यूज कर लें। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अभी कह रहे हैं द स्टूडेंट प्लेसेस अ मास 5 ग्राम्स ऑन अ मास हैंगर। 5 ग्राम मास उन्होंने मास हैंगर के ऊपर रखा है। द एडिशनल मास कॉजेज द हैंगर टू डिसेंड स्लोली, ठीक है। कैन वी हैव अजान ब्रेक कर लें जस्ट फॉर 2 मिनट्स?
अच्छा जी, द रेस्टोरेंट मासेस प्लेसेस अ मास ऑफ 5 ग्राम ऑन मास हैंगर। पहले सिर्फ हैंगर था, अब आपने उसके ऊपर मास भी रख दिया, ठीक है। द एडिशनल मास कॉजेज द हैंगर टू डिसेंड स्लोली अब वो नीचे आ रहा है। द स्टूडेंट यूजेस अ स्टॉप वॉच टू टेक 3 रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर द मास हैंगर ए टू द फ्लोर। 3 इन्होंने डिफरेंट रीडिंग्स लिए हैं, 6.11, 5.87 एंड 6.02। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि यूज स्टॉप वॉच readings in figure 3.3 determine an accurate average time for the mass angle। अच्छा, ये वाली यूनिट होती है सेकंड्स की और ये होता है मिनट्स स्टॉप वॉच के अंदर। तो अब मैं ले लेता हूँ 6.11। एवरेज कैसे निकालते हैं? गाइस, आर यू ऑल विद मी? कैन यू हियर मी? जी, एवरेज कैसे निकालेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड ऑल थ्री वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय 3। मुझे बताइए वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? What is the value of reading that we are getting? क्या आंसर आ रहा है जल्दी से? 6। Is that clear to all of you? अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि द स्टूडेंट रिपीट्स द टाइम विद डिफरेंट मासेस प्लेस ऑन हैंगर। रिकॉर्ड द मेजरमेंट फ्रॉम बी पार्ट 1 इन टेबल 3.1। कंप्लीट द हेडिंग्स एंड गिव करेक्ट यूनिट्स। तो मास की यूनिट्स हमने क्या यूज़ किए बेटे यहाँ पर? ग्राम्स में, ठीक है। एवरेज टाइम की यूनिट है वो सेकंड है। अब यहाँ पर आपने यूज़ किया है T1, T2 एंड T3। इज दैट क्लियर? और जो हमारे पास वैल्यू इन्होंने दी हुई थी वो थी 6.11, 5.87 एंड 6.02। और इस समय वैल्यू मिली थी एग्जैक्टली 6.0। इज दैट क्लियर? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें बेटे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स करेक्ट लिखने के और जो आपने प्रीवियस कैलकुलेशन की थी वो लिखने के इन्होंने कितने मार्क्स दिए हमें? 3 मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, can I on the grid provided on page 11 plot a graph of average time TAV on the y axis। अब देखो इन्होंने बताया हुआ है कौन सी वैल्यू कहाँ पर प्लॉट करनी है। एवरेज टाइम को कहाँ प्लॉट करना है बेटे? ऑन y एक्सिस अगेंस्ट द मास ऑन x एक्सिस। अच्छा जी, मैं पहले ये कर लेता हूँ। मैं मास को x एक्सिस पर रख लेता हूँ और मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटे जब भी मैं मास को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मतलब एक्सिस लेबल करूंगा तो उसकी यूनिट भी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज टाइम पूरा लिख दें या फिर आप लिख दें TAV और उसकी यूनिट करेक्ट यूनिट सेकंड्स, ठीक है बेटे। अब ये काफ़ी बड़ा ग्राफ मुझे दिया हुआ है, लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। मुझे वैल्यूज ने दी है 5, 7, 9, 11, 13। अब याद रखिएगा कि जब भी आप बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, डिविजन्स को सिलेक्ट करेंगे तो योर डिवीजन साइज शुड बी इक्वल टू 1, 2, 5 और 10। सही है। ऑड नंबर्स में सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, लाइक 3, 7, 9 इस तरह के नंबर्स में सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 5 के मैं उस डिफरेंस से ले लेता हूँ। तो देखता हूँ कि इफ वी आर गेटिंग 5, 10, 15 कहाँ तक जा रहे हैं मैक्सिमम हम?
13 तक जाने तो वी कैन इजीली टेक इट फ्रॉम, कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? टोटल 8 बॉक्सेस हैं, तो हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं? 15 बॉक्सेस अगर मैं ले लूँ, या 2 बॉक्सेस? 2 के हिसाब से। इज इट फाइन? 2 के हिसाब से नहीं ले सकते। हम 2 के हिसाब से कितना कहना चाह रहे हो, यानी कि ये 2 के बराबर हो जाए? 2, Yeah. 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15, 13। 13। हाँ, वैसे भी ले सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। Guys, am I audible? Can you hear me? So sorry, I was disconnected because of internet connection. Uh, जब बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो ये वाला प्रॉब्लम आता है। एक सेकंड में आईपैड से ज्वाइन कर लूँ फिर स्टार्ट कर। कल एक मॉक एग्जाम ले लूँ आप लोगों का P4 का? इसी टाइम पे देगा, फिर सुबह सुबह मार देगा। टाइम ले लेंगे या थोड़ा पहले ले लूँगा, ताकि जो है ना फिर हम रिव्यू भी कर लें उससे, ठीक है? अच्छा जी, अभी ये हमसे कह रहे हैं कि जो टाइम है वो 2.2 मिनिमम वैल्यू है और 6 मैक्सिमम वैल्यू है। मैं नंबर ऑफ डिविजन्स देख लेता हूँ कितने हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 12 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 बॉक्सेस को 1 के बराबर ले लूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, चलेगा? अच्छा जी, अब जो मेरे पास पहली वैल्यू है, जब मास मेरे पास है 5 ग्राम्स, तो हमारे पास टाइम आ रहा है 6, ठीक है? 6, 6, 6, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है? तो मैं आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन टिल 6। तो भाई एक पॉइंट मिल गया मुझे ये वाला। आई हैव स्टार्टेड माई एक्सिस फ्रॉम 0, 0, अगर मेंशन था नहीं तो हमें 0, 0 से मेंशन स्टार्ट करना था ग्राफ, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है वो है
7 और 4.2, सही है। 7 कहाँ है भाई, ये रहा 7, ठीक है, और ये हो गया 1 2, 4.2 था ना, तो यहाँ पर दो बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर 0.1 के बराबर है, सही है। तो ये हो गया 4.1 और 4.2, मैंने एक क्रॉस यहाँ बना दिया। इज दैट क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्लैरिटी ना हो? अच्छा जी। थर्ड पॉइंट हमें कह रहे हैं कि ये भी हो गया, टाइम आपके पास है, एवरेज टाइम 3 सेकेंड्स और मास है 9। अच्छा, मास 9 और टाइम है 3। अच्छा, मैं जूम इन नहीं किया तो ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। इट्स कम्प्लीटली फाइन, सही है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं इसके बाद 2.6 एंड 11। 11 यहाँ पर आ जाएगा और 2.6 ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी गलती की है वाइल टेकिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे 20 बॉक्सेस मेरे पास 1 उसके बराबर है ना, 0.1। 1 यूनिट के बराबर। सही किया, सही किया, सही किया, सही किया। तो क्या आ रहा था मेरे पास 2 पॉइंट, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, लेकिन ये 11 था, सही है। फिर 2.6 11 हो गया, 2.2 13, 13 यहाँ आ जाएगा और 2.2 ये आ गया 2 2.1 एंड 2.2। गाइस, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा जी। अच्छा, अब इस कर्व ऑफ बेस्ट फिट बना लेते हैं। अब आपको एक मिसफिट पॉइंट खुद ही नजर आ रहा होगा ग्राफ प्लॉटिंग के बाद। कैन यू ऑल सी दैट? जब आप इसको पेपर पर कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कीजिएगा और इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो यू कैन इजीली ड्रॉ दैट, ठीक है। मैं आईपैड पे कर रहा हूँ तो आई कैन यूज दिस टूल, ठीक है। तो अब मैं देख लूंगा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मिसफिट एक दफा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ पॉइंट्स को, फिर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, मुझे पॉइंट्स आप लोग के पास कहीं लिखे हुए हैं या इसकी पिक्चर ले लो आप, मुझे वैल्यूज बताते रहना। मुझे क्यों फीलिंग्स आ रही है कि मैंने कुछ गलती की है, आई डोंट नो व्हाई। स्क्रीन शॉट क्यों नहीं हो रहा? क्या मसला है? डन। एक सेकंड, स्क्रीन शॉट नहीं है। आ गया। अच्छा जी। इसमें अच्छा, अब मुझे बताएगा पहला पॉइंट बताएं। 5 ग्राम पे था। सही है बेटे, 5 ग्राम पे 6, यही है।
इज दिस द जी फर्स्ट सर, जी जी सर। जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारा 6, नॉट 6 बल्कि 7, 7 और 7 4.2। ग्राम्स पे हो गया 4.1 और 4.2, सही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है 9, 9 एंड 9, 3, 3, यस। फिर है हमारा 11 और 2.6, सही है। सही है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है 13, 2.2। 2.2, अच्छा 2.1 और 2.2, सही है। अच्छा जी, इसको आप जब भी ड्रॉ करें तो हाउ शुड बी ड्रॉ इट, मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। जब भी आप बेस्ट फिट बनाते हैं तो बेस्ट फिट लाइन में आप याद रखिएगा कि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट जो है वो लाइन से पास होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, दैट्स वन थिंग, द मैक्सिमम लाइन शुड पास थ्रू द लाइन। और या फिर अगर आपके पास पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं तो जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर वाली साइड पर होंगे उतने ही पॉइंट लाइन की बॉटम साइड पर होने चाहिए, ठीक है बेटे। अच्छा, ग्राफ देख के इस तरह का जो ग्राफ है विद नेगेटिव ग्रेडियंट, कौन सी उसमें नजर आता है, मतलब कौन सा रिलेशनशिप बताता है। नेगेटिव। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब रिलेशनशिप बताना है आपको, इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, एवरेज टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बेटे बात। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आपको कर्व मिल रहा है, दूसरा ये कि आप हर दफा जो है ना 2 2 ग्राम्स का इजाफा कर रहे थे, ये सही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो क्या टाइम में भी सेम चेंज आ रहा है, पहले ऑलमोस्ट 2 का था, फिर ऑलमोस्ट हो गया ये 1.2 का, फिर हो गया ऑलमोस्ट 0.4 का, फिर हो गया 0.2 का। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है तो देयर इज नो यूनिफॉर्म चेंज इन टाइम। बात समझ में आई, ये 2 मार्क की स्टेटमेंट थी ना, तो यूनिफॉर्म चेंज नहीं आ रहा टाइम में, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है चेंज इन टाइम कम होता जा रहा है। पहले ऑलमोस्ट 1.8 था, फिर मेरे पास हुआ 1.2, फिर हो गया 0.4 और फिर हो गया 0.2। क्लियर है बात। यस सर। पहली बात, अगर आप सिर्फ इसमें लिख देंगे मास इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस, 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरा मार्क आप इस चेंज इन टाइम की बात कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग। एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग याद रखिएगा कि इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करना होता है, डिजाइन करना होता है। करना क्या चाह रहे हैं देख लेते हैं। अ स्टूडेंट अटैचेस अ प्रोपेलर, प्रोपेलर अटैच क्या हुआ है टू एन इलेक्ट्रिक मोटर।
So guys, so sorry for the disconnection. Am I audible to all of you? So मैं screen share कर देता हूँ. The problem is light है नहीं और वो बैटरी पर सब कुछ चल रहा है तो आई थिंक वो चार्जिंग उसकी इतनी है नहीं आज. अच्छा, तो ये क्या कह रहे थे कि मूविंग एयर प्रोपेलर exerts force on the balance. सही है, जो प्रोपेलर है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बैलेंस के ऊपर. प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ दिस फोर्स वेरीज. एक वेरिएबल हो गया आपके पास फोर्स और दूसरा वेरिएबल हो गया वोल्टेज. वोल्टेज चेंज करने से फोर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका हो गया वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं, और जो आपकी फोर्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक है. अच्छा जी, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, ये इन्वेस्टिगेशन वाली बात हो गई है. एपरेटस, द फॉलोइंग एपरेटस इज अवेलेबल. अच्छा, अभी इन्होंने कहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, एक पावर सप्लाई है, एक प्रोपेलर है और एक वोल्ट मीटर है. इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, you can also use other apparatus and materials that are usually available in school laboratory. अच्छा, सबसे पहले आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो किस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कराएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द पावर सप्लाई और उसके साथ वोल्ट मीटर, इस प्रोपेलर के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच हुआ हुआ. इज दैट क्लियर? So for one value, you are going to record the reading on this electronic balance. Is that clear? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से तो हमें मास मिलेगा, तो उससे फोर्स कैसे निकालूं? तो बाय कन्वर्टिंग दैट मास इनटू वेट. इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? गाइस, आर यू विद मी? ठीक है, मैंने इसको स्विच ऑन किया, इस इलेक्ट्रिक मोटर को स्विच ऑन किया, और प्रोपेलर ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट की फिजिकल बैलेंस के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर, जिससे हमें रीडिंग मिल गई. लेकिन वो हमें मास मिला था, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. तो उसको फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन फाइंड वेट. वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस. इज दैट क्लियर? For different values of voltage, we are going to repeat the experiment. अच्छा, ये एक सवाल का जवाब हो गया. We have to make sure that we have answered all these questions in order to get all the marks of this question. ठीक है. Key variables to control. हमें क्या की वेरिएबल आपको लगता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैंने कैरी आउट कराया फ्रॉम दिस मच हाइट, अगर किसी रीजन की वजह से ये हाइट चेंज हो जाए तो क्या ये एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा? नो. तो जो हमें वेरिएबल यहाँ पे कंट्रोल रखना है वो है हाइट. सही है. टेबल बनाना है भाई, टेबल मैंने बना लिया. टेबल में 3 कॉलम्स बना लेता हूँ, एक मैं बना रहा हूँ और बाकी 2 आप बताएंगे किस चीज़ के. अच्छा, एक तो हो गया मेरे पास वोल्टेज. जब भी आप टेबल बनाएंगे उसकी करेक्ट यूनिट के साथ बनाएंगे. वोल्टेज हो गया वोल्ट्स में. दूसरी क्या यूनिट बची, दूसरी क्या वैल्यूज आएंगी? मास. मास इन ग्राम्स. सही है, जो भी वैल्यू आ रही होगी, या किलोग्राम्स में जो भी आपके पास आ रही होगी, और फिर आप उससे फोर्स निकाल लेंगे वेट के थ्रू इन न्यूटन्स. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये भी हो गया. ठीक है, अब कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? तो कंक्लूजन क्या होगा बेटा इसका, कि वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इट, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव प्लेस वोल्टेजेस विद वोल्ट, और वाई एक्सिस पे हमने रख दिया फोर्स और न्यूटन.
इफ द बिहेवियर ऑफ द लाइन मीन्स हम देख लेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फोर्स विद इंक्रीज इन वोल्टेज। तो अभी तक एक्सपेक्टेड क्या है कि बेटे अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी मोर रीडिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, राइट। तो हम बिहेवियर देख लेंगे कि अगर फोर्स के वोल्टेज के साथ फोर्स इंक्रीज होती है तो वी कैन से कि, या आपको स्ट्रेट स्लांट लाइन मिलती है तो दैट से कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट। आपको प्लानिंग के दौरान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स जिनको आप रिलेट करा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कैरी आउट कराएंगे। प्लॉट करना नहीं पड़ता बेटे, प्लॉट करना जरूरी नहीं है। देखिए मैंने प्लॉट नहीं किया, सिर्फ एक्सिस लेबल करके छोड़ना काफी है। तीसरी बात आपने बतानी है कि वेरिएबल्स टू कंट्रोल, कभी कभी एडिशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, आपको वो भी बताना है। एंड द लास्ट थिंग इज क्या, हाउ आर यू गोइंग टू रीच द कंक्लूजन। टेबल, कंक्लूजन, ग्राफ, ये सब में बनेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सही है। सो अच्छा, प्लानिंग हो जाती है, टाइम नहीं मिलता। इसके लिए आप ये करें कि आपके पास टोटल है 40 मार्क्स है और 1 घंटा है, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। सही है। आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको इजीएस्ट लगता है। आप ग्राफ देख लें, जहां पर आप स्टक हो आप थोड़ा सा देखकर उसके बाद आप उसको छोड़ दें। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो फिलहाल के लिए छोड़ दें, सही है। और आप मूव कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया, क्योंकि फिर इस तरह करने से भी होगा कि आपको ना बार बार क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है। समटाइम्स क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो या कभी कभी हम पैनिक हुए हुए होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि भाई बिल्कुल ऑब्वियस आंसर होता है और जहन में नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए आपने करना ये है कि क्वेश्चन रीडिंग, मैंने जो सबसे पहले कहा था ये मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि आपकी क्वेश्चन रीडिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन रीडिंग बेटे बिल्कुल प्रॉपर है तो यू कैन ईजिली डू दैट। आप बहुत मजे से जो है ना अपना टाइम 1 घंटे से पहले ही आप पेपर खत्म कर लेंगे। 40 मार्क्स का पेपर है, आराम से खत्म कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राफ प्लॉटिंग टाइम लेती है। ग्राफ प्लॉटिंग की टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी बेटे, अभी से निकाल लो आप 10-12 पेपर, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो सब में ग्राफ मिलेगा, सब सॉल्व करने हैं, ठीक है। सही है, ताकि वो ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग, प्लानिंग, सब कुछ हो जाएगा। देखो मैंने अभी कितना टाइम लगाया एक्सपेरिमेंट को प्लान करने में। अगर इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं करता तो आई गेस हमने 5 मिनट्स लिए होंगे, 7 मिनट्स लिए होंगे। आप लगा लो 6-7-8, मतलब मैं हमने 3 to 4 मिनट्स में हमने इसको ड्राफ्ट कर लिया था। आप इसको लिख लेंगे, मतलब हमने प्लान कर लिया था, आप ड्राफ्ट कर लेंगे इसको 1-2 मिनट में। आप इसको जो प्लान किया है उसको आप लिख भी लेंगे आप, सही है। और तकरीबन टोटल पूरा ये क्वेश्चन 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 7 मिनट्स आर इनफ, सही है। दूसरा ये कि आप मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड करिएगा, मतलब कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको मुझे कितना टाइम देना है। लेट्स से कि 60 मिनट्स का पेपर है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बताइए मुझे हर मार्क के लिए कितना स्पेंड करना चाहिए। 2/3, तो 0.75 कितना होगा। 2/3 करना जरा, क्यों नहीं चल रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। 0.6 कितना होगा। 0.66। 0.66 होगा, अच्छा। 0.66 नहीं ना, 60/40 करना है, सॉरी बेटे। 2 4 4 2 3 6, 1.5 मिनट फॉर एवरी मार्क। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं उसमें 15 मिनट लगा दूं, सिंपल, इससे ज्यादा नहीं लगाना। इस तरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करो जितने ज़्यादा कर सकते हो, और इसके भी मेरे साथ स्कोर शेयर करना कि कितने स्कोर्स आप ले रहे हैं। मार्किंग स्कीम नहीं देखिएगा, एंड तक नहीं देखिएगा, तब पूरा पेपर अटैम्प्ट करना, उसके बाद मार्किंग स्कीम देखिएगा। जी बेटे कुछ कह रहे थे।
सर ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग होती है उसके अंदर क्या एक ग्राफ मतलब बनाना या मतलब टेबल तो बनाना होता है, एक ग्राफ बनाना होता है जी, मतलब प्लॉट। कंक्लूजन प्लॉट की जरूरत नहीं है, मतलब आप एक्सेस लेबल कर दीजिएगा, सिर्फ छोड़ दीजिएगा, बिकॉज हाउ आर यू गोइंग टू रीच टू द कंक्लूजन? ऑब्जर्वेशन टेबल तो आपने बना दिया, कंक्लूजन तक कैसे पहुंचोगे? बाय प्लॉटिंग द ग्राफ और उस लाइन बिहेवियर ऑब्जर्व करके। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, so thank you so much, that's all from my side. Again best of luck for your exam. कल मॉक इंशाल्लाह मैं टाइमिंग आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़।